सो हेलो एवरीवन, तो चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 लेते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने डीपीपी नंबर 1 नहीं किया है, लेक्चर नंबर 5 के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मैंने डीपीपी का लिंक दे दिया है। इस लेक्चर में आने से पहले आपकी डीपीपी 1 क्लियर होनी चाहिए, तभी इस लेक्चर को देखना। उससे पहले मैं आपको अलो नहीं करता हूं इस लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा रैंक लेना है तो आपको साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और उस डीपीपी में मैंने बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिए हैं और हर एक डीपीपी बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि हर एक मैं बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आता हूं। वैसे हजारों क्वेश्चन हैं आपके पास, आपको समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चन करूं कौन से ना करूं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मैं उन सब क्वेश्चन में से गिनती के 15-20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि आपके हर एक एंगल से उस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। तो उस डीपीपी को कर लेना। मैं गारंटी से बता रहा हूं कि जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करता हूं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसे ही मेरा लेक्चर आता है वो उसी टाइम तुरंत देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी टाइम देखते हैं, बस मेरे लेक्चर का वेट कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग दबा के मेहनत कर रहे हैं, मुझे वॉच टाइम से पता लग जा रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं सीरियसली। तो काफी लोग दबा के लेक्चर्स कर रहे हैं और साथ साथ में डीपीपी कर रहे हैं। अगर आप डीपीपी को इग्नोर करोगे तो आपके रैंक में ही दिक्कत आएगी। बाद में मुझे आके ना बोलना कि मेरा रैंक उतना अच्छा आया नहीं, ठीक है। डीपीपी कर लेना, रैंक अच्छा आएगा, मेरे पे बिलीफ रखना, ठीक है। तो आज बात करते हैं, आज हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 लेना है। ये लेक्चर आप कह सकते हो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके जेई में भी और नीट में भी। तो इसको करना शुरू करते हैं। चलो हेडिंग डालो। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लेक्चर नंबर 6 लेने जा रहे हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 है। कॉपी पेन निकाल लो। आई होप आप देख नहीं रहे हो आराम से मूवी की तरह। मूवी नहीं चल रही है, मूवी कभी और देखेंगे। आज फिलहाल कॉपी पेन निकाल लो और करना शुरू करो। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी, हेडिंग डालो बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ध्यान से समझना इस मॉडल को। बहुत इजी मॉडल है यार, बच्चों वाला मॉडल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है, फ्री के मार्क्स वाला टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आ गया समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आता भी है, तो मजे की बात है ना। क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर फ्री के मिलेंगे। कुछ भी हो, कोई भी, वैसे तो कोई भी टॉपिक हो, एक बार कर लिया आपने अच्छे तरीके से, उसके बाद तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन लेके, ये चैप्टर मैं स्पेशली बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है ये इजी भी है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। देखो करना शुरू करते हैं। देखो यार, अभी तक जे थॉमसन मॉडल हम देख चुके थे, फिर उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल देखा था। रदरफोर्ड मॉडल में क्या दिक्कत आई थी लास्ट में कि मैक्सवेल थ्योरी ने बताई थी, स्टेटमेंट दी थी, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपका एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना। स्पाइरल पाथ में ऐसे ऐसे जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, मतलब एटम आपका खत्म हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं कि डिसएडवांटेज क्या है रदरफोर्ड मॉडल का, है ना। ये हम देख चुके थे कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो एनर्जी को लॉस करेगा मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, अगर उन्होंने बोला कि अगर ऐसा ही हो रहा है, फिर आप मुझे जवाब दो कि ऐसा ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गया क्यों नहीं, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता तो खत्म हो जाता, एटम अनस्टेबल हो जाता। तो रदरफोर्ड ने उसका कोई जवाब नहीं दिया था, तो रदरफोर्ड मॉडल उधर से डिस्कार्ड हो गया था। उसके बाद हमने बात की थी, आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था कि रदरफोर्ड मॉडल जब डिस्कार्ड हो गया था तो एक नवा मॉडल के बनने का शुरुआत हुई थी, एक नवे मॉडल की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रोल में आए थे, एक आपका ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को हम देख चुके हैं, मैक्सवेल की थ्योरी भी देख चुके हैं अच्छी तरह, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी देख चुके हैं, ठीक है। मैक्सवेल थ्योरी किस पे बेस्ड थी? वेव नेचर ऑफ लाइट पे, और अपनी जो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बेस्ड थी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे। इतना आई होप क्लियर होगा आपको। अच्छा, सबसे पहली बात, बोहर्स एटॉमिक मॉडल किस पे बेस है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल पहली बात बेस है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। किस पे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंडेंसी रखती है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व, मतलब इसकी चीजें उसके अकॉर्डिंग समझी गई है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, थ्योरी ऑफ लाइट या रेडिएशन कुछ भी लिख लो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ
रेडिएशन लिख देते हैं चलो, या लाइट भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात किस पे बेस है बोहर्स एटॉमिक मॉडल? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिसकंटिन्यूअस, सब कुछ पता है आपको, सब बता चुका हूं डिटेल में, राइट। अच्छा, तो पहले बात करते हैं कि बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हो सकते हैं। बोहर मॉडल में क्या क्या बोहर्स भाई साहब ने बताया था उसको देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा चलो, पहली चीज पोस्टुलेट लिख सकते हो, इधर आप हेडिंग डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो? पोस्टुलेट्स, ठीक है। सबसे पहला पोस्टुलेट हम लिखते हैं, पोस्टुलेट्स आप चाहो लिख सकते हो, मेरा इतना लिखने का वैसे मन नहीं करता है, मेरा समझाने का ज़्यादा मन करता है, लेकिन लिखना भी पड़ता है, क्या करें, आपको अच्छे अच्छे नोट्स भी बना के देने हैं। अच्छा, पोस्टुलेट्स की बात करें, सबसे पहला पोस्टुलेट लिखते हैं, उसके पीछे समझते जाएंगे साथ साथ में। पहला पोस्टुलेट क्या है? एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी positively charged nucleus surrounded by electrons, the electrons, अभी एक बार लिखते हैं फिर देखते हैं ना। the electrons revolve around the nucleus only in certain selected paths which has fixed value of energy and radius। ये है बोहर्स का पहला पोस्टुलेट। देखो बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, जैसे मान लो ये आपका है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस, ये हमने बनाया ए पहला ऑर्बिट, ए हमने बनाया दूसरा ऑर्बिट, ऐसे आप बना सकते हो। लेट्स से मैंने तीसरा ऑर्बिट बनाया, आप आगे भी बना सकते हो ना, 4 भी बना सकते थे, 5 भी बना सकते थे, डिपेंड करता है आप कैसे कितना भी बना लो, है ना। बोहर्स का पहले बात तो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल को आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक आपका पॉजिटिवली, आपको पता न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ये हम देख चुके थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, है ना। अच्छा, तो इन्होंने बोहर्स का एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट क्या था कि एटम में न्यूक्लियस होता है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज एक चीज होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके अराउंड, इस न्यूक्लियस के अराउंड ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। और उस सर्कुलर पाथ का नाम क्या होता है? वैसे आपको मैंने बताया हुआ है, ऑर्बिट होता है, राइट। ये सारे आपके ऑर्बिट्स हैं। तो पहला पोस्टुलेट यही है यार, देखो, एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। एटम में क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके, इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ, लिख सकते हो ना, इधर आप सर्कुलर लिख सकते हैं, इन सर्टेन selected circular path which has a fixed value of energy and radius। मतलब ये सारे जो न्यूक्लियस के आले दुआले जितने भी सराउंडिंग में उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिनका उस सर्कुलर पाथ में घूमते हैं जिसकी एनर्जी और रेडियस फिक्स होता है। अभी आगे इसको और देखते हैं ना, एनर्जी और रेडियस को आगे देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो, पहला पोस्टुलेट क्या है कि एटम क्या होता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, और उसके आले दुआले सर्कुलर पाथ में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बोहर्स के पहले पॉइंट ने हमें ए बताया था। बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट देखो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an
orbit, in an orbit does not change with time. क्या बोल रहे हैं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो पहली बात तो क्या है, जैसे ये आपका पहला ऑर्बिट है, इसको हम बोल सकते हैं आपका पहला ऑर्बिट, ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, ये आपका तीसरा ऑर्बिट है। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल देते हैं ना कि ये के ऑर्बिट है, ये एल ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट है, तो अगला जो होगा एन ऑर्बिट होगा, है ना। ऐसे भी बोल देते हैं। इसको शेल्स भी बोलते हैं ना, ऑर्बिट को हम शेल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। या एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल देते हैं। पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल, अलग अलग नाम दे दिए यार। आपको ऑर्बिट पता है, ऑर्बिट सर्कुलर पाथ का नाम है, उसी को शेल भी बोल देते हैं कि ये पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल। इसी तरह इनको एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं, पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, तीसरा एनर्जी लेवल, ऐसे चौथा, ठीक है। और फर्स्ट शेल को ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लिख सकते हैं, और इसको KLMN फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट शेल है उसको K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, L को सेकेंड शेल को L से, थर्ड शेल को M से, इसी तरह फोर्थ शेल को N से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम ऐसे बता, अगर कोई आपसे बोले K शेल की बात करें, मतलब पहले शेल की बात कर रहे हैं, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। दूसरे शेल, अगर आपको बोले कोई L शेल की बात, तो मतलब दूसरे शेल की बात हो रही है, ठीक है। बस सिंपल सा नाम दिया है। अच्छा, एनर्जी, अब आपको पता है, पहले पॉइंट ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आले दुआले आपके घूमते हैं एक ऐसे ऑर्बिट में जिसका रेडियस और एनर्जी फिक्स होती है। ये दूसरा पॉइंट वही बता रहा है कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन जैसे है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन की ही बात करेंगे, क्योंकि आपका जो बोहर्स मॉडल है वो पहली बात आप इधर एक लिख सकते हो कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही वैलिड होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, किसमें? ओ सिस्टम या ओ एटम्स या ओ स्पीसीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ बोहर्स एटॉमिक मॉडल उधर ही वैलिड होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उधर वैलिड है, ठीक है। इसी तरह हीलियम पॉजिटिव, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक निकाल दिया तो हीलियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसी तरह Li2 पॉजिटिव, है ना। इसी तरह बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो ये जितने भी हैं आप एक क्लियरली देख रहे हो ना कि इन चारों में आपका क्या है? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही वैलिड होता है। मतलब ओ सिस्टम, ओ स्पीसीज जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल उधर ही वैलिड होता है। ये छोटा सा पॉइंट है, आप चाहो तो लिख सकते हो। हालांकि आगे जाके मैं लिमिटेशन जब इसकी कराऊंगा तो उधर आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे मन कहा तो मैंने इधर भी आपको बता दिया, ठीक बात है। अच्छा, अभी फिलहाल क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है उधर एक, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। अब बोहर्स ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ऐसे नहीं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी चेंज हो जाए। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, दूसरा पॉइंट यही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो उसकी एक एनर्जी फिक्स एनर्जी होगी वही रहेगी। तो इसके सेकंड पॉइंट से एटम की स्टेबिलिटी डिफाइंड हो रही है। रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमने मैक्सवेल थ्योरी में बोला कि चार्ज एक्सेलरेट होता है, चार्ज आपका एक्सेलरेट होता है तो एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है। एनर्जी को लॉस करता हुआ स्पाइरल पाथ में घूमता हुआ चला जाएगा और न्यूक्लियस में समा जाएगा, आपका एटम खत्म हो जाएगा। इसी करके तो अनस्टेबल हुआ था वो। इन भाई साहब ने बोला कि ऐसे ऑर्बिट में घूमता है, एक ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है जिसकी एनर्जी ही फिक्स है, मतलब इस ऑर्बिट में घूमेगा तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो मतलब आपकी एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन हो गई। पहले एनर्जी लॉस होते हुए स्पाइरल पाथ में घूम जा रहा था, अंदर चला जा रहा था। इसका ए पॉइंट फिर आपको क्या बता दे रहा है? ए एक्सप्लेन कर दे रहा है आपको स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दे रहा है। बोलो ठीक बात है,
ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर अगर एनर्जी चेंज ही नहीं हुई है फिर मतलब एटम आपका स्टेबल है। रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए अनस्टेबल हुआ था क्योंकि वो कह रहे थे एनर्जी कम होते जाएगी, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, इसलिए वो अनस्टेबल हो गया था। इन्होंने बोला कि भाई ये जो जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा होगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, इसकी एनर्जी फिक्स रहती है। ठीक बात है। अच्छा, इसीलिए इसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, इसीलिए ये जो आपके शेल्स हैं इनको हम कभी कभी स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल देते हैं। इसीलिए स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है, देखो इसको कभी कभी हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब ये नहीं कि इधर इलेक्ट्रॉन इधर रुके हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहे हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट का जस्ट इतना मतलब है कि उस ऑर्बिट की, उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी चेंज नहीं होती, स्टेशनरी रहती है, चेंज नहीं होती। तो इसलिए कभी कभी इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल देते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो ये एक्सप्लेन कर देता था, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो कि रदरफोर्ड मॉडल आपका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक बात है। अच्छा, आगे बात करेंगे, ये 2 पॉइंट इरेज कर दें क्या? ये 2 पॉइंट इरेज, 2 पॉइंट लिख लो, फिर हम अगले 2 पॉइंट लिखते हैं, लास्ट 2 पोस्टुलेट लिखते हैं। ये 2 पॉइंट लिख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है? आप पोस्ट करके लिख सकते हो, कर दें? चलो। अच्छा, तो अगले 2 पॉइंट हमें देखने हैं, बस उसके बाद हम बस चीजें करनी है। पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि बोहर्स ने पहला पॉइंट क्या बताया कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके आले दुआले इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक फिक्स सर्टेन पाथ में जिसका रेडियस और एनर्जी सेम, रेडियस और एनर्जी आपकी फिक्स रहती है। और सेकंड पॉइंट ने बताया था कि ऑर्बिट में आपकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका सेकंड पॉइंट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही है, एनर्जी उसकी लॉस ही नहीं हो रही, तो फिर स्पाइरल पाथ में घूम के अंदर जाएगा नहीं, तो मतलब स्टेबल है, मतलब स्टेबल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक बात है। अच्छा, पोस्टुलेट नंबर 3 लिखते हैं, only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is whole number multiple of h/2 pi। बोहर का आप थर्ड पोस्टुलेट समझो। इन्होंने बोला कि सिर्फ वही ऑर्बिट परमिट किए जाएंगे, मतलब वही ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा उस ऑर्बिट की प्रॉपर्टी क्या होगी, ओनली दोस ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स को परमिट किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब उन्हीं ऑर्बिट्स को इजाजत दी जाएगी। मतलब जैसे ऐसे ऑर्बिट तो हम कहीं भी ऐसे बना सकते हैं कि ये ऑर्बिट है, ये वो ऑर्बिट है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। कौन से ऑर्बिट परमिट होंगे? ओनली दोस ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम मतलब उन्हीं, पहली बात तो है कि उन्हीं ऑर्बिट को, वही ऑर्बिट्स होंगे आपके, वही ऑर्बिट्स आपके वैलिड होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल हो। जैसे मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, है ना? मोमेंटम आपका लीनियर मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना? किसी में इंस्टेंट चेंज किया मोमेंटम, है ना? मोमेंटम जैसे आपका MS धोनी साहब आपका मारते ना हेलीकॉप्टर शॉट मोमेंटम लगा के, तो मोमेंटम होता है। हालांकि हम रोटेशन वगैरह में देखेंगे, है ना? तो उसी तरह जब कोई चीज रोटेशन में होती है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। जैसे अभी सर्कुलर पाथ में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इधर आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वैसे
एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस वी वेक्टर, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है आपका? एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आपके केस में अभी आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है और आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो मतलब ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका रेडियस है। ठीक है, तो वेलोसिटी और रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे ही रहते हैं। इस करके जब आर क्रॉस वी करते हैं हम, ठीक है, आपको अगर वेक्टर आता है तो आर क्रॉस वी होता है, आर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही होता है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जब इसको आपका आर और वी में जो एंगल है आपका 90 डिग्री है, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के केस में आप एम आर वी ही लिख सकते हो, क्योंकि साइन 90 आपका 1 ही हो जाता है, तो एम आर वी ही आ जाएगा। तो अभी बात करूं तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि आपका 90 डिग्री एंगल था, तो एंगुलर मोमेंटम आपका एम आर वी ही हो जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, ठीक है, एम आर वी आपका इन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा होल नंबर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई के, h बाय 2 पाई के। मतलब सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट को परमिट किया जाएगा, उन्हीं ऑर्बिट को परमिशन दी जाएगी जहां की तू इलेक्ट्रॉन घुमा सकता है अपने इस पाथ में, उन्हीं ऑर्बिट्स को परमिशन दी जाएगी जिनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल हो h बाय 2 पाई का। ये इनका तीसरा पोस्टुलेट था। ठीक बात है कि उन्हीं ऑर्बिट को मैं परमिशन दूंगा कि तू ऑर्बिट, ए वाला ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को घुमा सकता है अपने क्षेत्र में, अपने ऑर्बिट में, अपने पाथ में, जिनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल होगा h बाय 2 पाई का। n क्या क्या हो सकता है? n आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो n आपका ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट था इनका। अच्छा, मतलब ए एक्चुअल में ना इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन क्या होता है यार, आपको पता है क्या? बोलो, नहीं पता? अच्छा देखो, क्वांटाइजेशन वर्ड आया है। वैसे तो मैं आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कभी फिजिक्स जब कराऊंगा, कभी क्या बहुत जल्दी कराएंगे, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, 1-2 महीने बाद देखते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन वैसे मैं आपको फिजिक्स में कराऊंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब जैसे बस एक डिस्क्रीट वैल्यू हो, नहीं समझ आया होगा। डिस्क्रीट वैल्यू इन ए सेंस, जैसे आपकी लैडर होती है ना, जैसे आपकी लैडर होती है, बहुत समझो, बहुत इजी चीज है। क्वांटाइजेशन वर्ड क्लियर नहीं होता है लोगों को। जैसे आपकी लैडर है, सीढ़ी है ना, जिस पे हम सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं पतंग उड़ाने, ये आपकी लैडर है। अब लैडर पे आप पहला पैर इधर रखते हो, उसके बाद इधर रखते हो, बीच में तो पैर नहीं रखते कहीं, बीच में तो पैर नहीं रखते ना यार कहीं। पहला पैर इधर रखा, दूसरा पैर इधर रखा, फिर तीसरा इधर, इसके बीच में तो पैर नहीं रखते ना यार, गिर जाओगे। ठीक है, ये आपकी लैडर है, इसमें आप बीच में पैर नहीं रखते। ठीक है, बीच में पैर नहीं रखते, पहले स्टेप पे दूसरे स्टेप पे ऐसे रखते हो। मतलब आपकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यू डिफाइन है कि पहला पैर आपने इधर रखा, दूसरा स्टेप ए है, तीसरा स्टेप ए है, चौथा स्टेप ए है। बीच में जो जगह है उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है, उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, है ना, कि डिस्क्रीट वैल्यूज हो, कंटिन्यूअस वैल्यू ना हो। देख ऐसे नहीं हो रहा है कि हम पैर इधर कहीं भी रख सकते हैं, पैर बस हम इधर रख सकते हैं फिर इधर रख सकते हैं, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं है कि पैर इधर भी रख लें इधर भी रख लें, कहीं इधर नहीं रख सकते। डिस्क्रीट वैल्यू भी रख सकते हैं, इधर पैर रख सकते हैं फिर इधर रखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप इधर, फिर नेक्स्ट स्टेप इधर, ऐसे करके ऊपर चढ़ जाएंगे, पतंग उड़ाने लग जाएंगे। ठीक है, छत पे चढ़ जाएंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब क्लियर हो रहा है कि डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो, कंटिन्यूअस वैल्यू ना हो कि शुरू से अंत तक सारी वैल्यू ले सकता हो, डिस्क्रीट वैल्यू ही ले सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो इसी को बोलते हैं, इस पूरे कंसेप्ट को, जो पूरा पोस्टुलेट है, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि एंगुलर मोमेंटम या तो आपका हो जाएगा, देखो जैसे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो मतलब अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो h बाय 2 पाई आएगा, ए एंगुलर मोमेंटम। अगर आपकी n की वैल्यू 2 पुट करूं तो h बाय पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करूं तो 3h बाय 2 पाई आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपका एंगुलर मोमेंटम होगा कि ए ऑर्बिट्स
जे ओ ऑर्बिट जिनका एंगुलर मोमेंटम ए हो या ए हो या ए हो, वो परमिट किए जाएंगे कि इधर हाँ इनमें आपका इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन ऐसे वाले नहीं किए जाएंगे परमिट, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1.5 h/2 पाई ए किसी ऑर्बिट का अगर एंगुलर मोमेंटम ए होगा तो ओ परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू ही परमिट की जाएगी। 1 मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, 2 मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, 3 मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, उनको ही परमिट किया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ फिक्स होंगी, कंटिन्यूअस नहीं होंगी, डिस्क्रीट में होंगी, टूटी हुई होंगी। ऐसे नहीं कि 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1 मल्टीपल भी होगा, 1.1 मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा, 1.2 मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिस्क्रीट होगी। 1 फिर सीधा 2 जंप, फिर 2 से सीधा 3 पे जंप, जैसे 1 लैडर दूसरी लैडर पे जंप, बीच में हम कुछ भी कदम नहीं रख रहे हैं, समझ रहे हो। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, भी इसको हम बोल देते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि उन्हीं ऑर्बिट्स को परमिट किया जाएगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल होल नंबर मल्टीपल हो किसका, h/2 पाई का, h/2 पाई का। ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यदि शॉर्ट में। तो ए आपका है mvr, ए बराबर है आपका NH/2 पाई के। ए आपका तीसरा पोस्टुलेट था। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, लास्ट पोस्टुलेट भी आप कह सकते हो, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और इमिटेड when electron jump from one state to another state, या स्टेट की जगह आप ऑर्बिट भी लिख सकते हो ना, या शेल भी लिख सकते हो, ऑर्बिट लिख दो, शेल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, देखो यार, जैसे समझना शुरू करो। कहाँ बनाए, अपने पास जगह भी कमी है। चलो इधर दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, इतना दिखेगा। ठीक है, देखो जैसे आपका ए आपका न्यूक्लियस था, ए आपका मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं कि आपको मैं कुछ चीज़ दिखा भी पाऊँ। तो इसको इरेज कर दूँ क्या यार, इसको इरेज कर देते हैं ना, इधर समझाना अच्छा रहेगा। इसको इरेज कर देते हैं। देखो ए आपका, अभी तक आप इतना देख चुके हो कि एक न्यूक्लियस होता था बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, और उसके आसपास ऐसे ऑर्बिट्स होते थे, है ना। ये बोहर मॉडल ने हमें बता दिया था, बोहर मॉडल के पहले पॉइंट ने बता दिया था। अच्छा, अब मान लो अभी आपका इलेक्ट्रॉन इधर है, आपका इलेक्ट्रॉन इधर है। क्या बोल रहा है तीसरा फोर्थ पॉइंट, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या वन ऑर्बिट टू अनदर, ये आप बोल सकते हो। मतलब अगर मुझे, देखो मैंने इधर से मान लो एनर्जी दी, इधर मैंने एनर्जी दी, मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, मैंने मान लो इधर से hν अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। hν अमाउंट ऑफ एनर्जी दी इस एटम को, तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये एक्साइट हो गया। ए इलेक्ट्रॉन है, मैंने इस पे एनर्जी दी, ये एक्साइट हो गया, कूदने लग गया, इसको मैंने एनर्जी दी, कूद के भाग गया, कूद के जंप किया। तो इसको मैंने एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रॉन मान लो जंप होके आपका इधर से इधर आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करके इधर से इधर आ गया, पहले इधर था। ठीक है, पहले इधर था, तो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहा हूं, मान लो इधर से जंप करके इधर आ गया। ठीक बात है, क्लियर है। मैंने क्या किया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया और कूद के दूसरे शेल में चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, दूसरे शेल में चला गया। बात क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो गया, उसको एनर्जी मिली और एक्साइटेड हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, तो पहला पॉइंट देखो क्या है, एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और इमिटेड जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ये बोल रहे हैं कि जब एनर्जी ऑब्जर्व होगी या इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा
एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मान लो जैसे हमने पहले दिखाया कि इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों गया? क्योंकि उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, एनर्जी को ऑब्जर्व किया। हमें पता है कि हमें बोहर्स के सेकंड पॉइंट में बताया था कि हर एक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज फिक्स्ड। तो अगर इसकी मान लो अभी जस्ट मान लो कि इसकी एनर्जी 1 थी, इसकी एनर्जी मान लो 2 थी। अभी जस्ट मैं आगे बताऊंगा इनकी वैल्यू क्या है। अभी के लिए मान लो इसकी एनर्जी 1 थी, इसकी 2 थी, ठीक है। वैसे इसकी एनर्जी चलो आगे ही बताता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं चलो लिखना चाहोगे कि नहीं? मान लो अभी सिंपली रखता हूं, तो वैसे 13.6 एनर्जी होती है इसकी, लेकिन चलो मैं आगे ही बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी मान लो इसकी एनर्जी 1 है, इसकी एनर्जी 2 है, ठीक है। अब मैंने इधर से मान लो 1 जूल ऑफ एनर्जी दी, 1 जूल ऑफ एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर था, इसकी 1 जूल ऑफ एनर्जी थी। अब मैंने इसको 1 जूल ऑफ एनर्जी दी, 1 जूल ऑफ एनर्जी को इसने ऑब्जर्व किया, तो इसके पास अब 2 जूल ऑफ एनर्जी हो गई। बोलो भाई ठीक बात है, इसके पास अब 2 जूल ऑफ एनर्जी होगी। फिर कूद के इधर सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा, कूद के सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। हाँ सही बात है, सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। वही बोल रहे हैं कि जब एनर्जी ऑब्जर्व होगी तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। अब देखो पूरे प्रोसेस को समझो। इलेक्ट्रॉन पहले क्या किया, हमने एनर्जी दी, 1 जूल की एनर्जी दी, ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ गया। अब ये दूसरा ऑर्बिट है ना, इसको ही देखो ये जो पहली स्टेट थी ना, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जहां इलेक्ट्रॉन आपका इनिशियली प्रेजेंट था, उस शेल को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, कि पहले अपना वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था। अब जब इसको हमने एनर्जी दी है, जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ गया, इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। ठीक बात है, इधर से 2 वर्ड क्लियर है। ग्राउंड स्टेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जहां इनिशियली प्रेजेंट था। एक्साइटेड स्टेट क्या है कि जब उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया तब वो जिस स्टेट में गया उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे वो सेकंड, जो आपका सेकंड ऑर्बिट है, इस केस में आपका वो एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो पहले स्टोरी में अभी क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया और इधर आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी इधर अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि अभी देखो न्यूक्लियस है, पहले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, अब न्यूक्लियस इसको वापस अपने तरफ खींचेगा कि यार कहां जा रहा है, वापस आ मेरे पास, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस से दूर होगा, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो न्यूक्लियस आपका दुखी हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस आपका दुखी हो जाएगा क्योंकि क्यों मेरे से दूर जा रहा है, वापस आया यार। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होकर उधर गया, उसके बाद फिर वापस आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन जब अब वापस आया, पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन गया था, जब इलेक्ट्रॉन गया था तो इसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया था। अब इलेक्ट्रॉन वापस आया तो एनर्जी को इमिट करेगा। बोलो भाई बात ठीक है ना? जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, क्योंकि इधर 2 जूल की उसकी एनर्जी थी, वापस अगर इधर आएगा तो 1 जूल ऑफ एनर्जी को इमिट कर देगा, 1 जूल ऑफ एनर्जी को इमिट कर देगा। तो वही बोल रहे हैं कि जब एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कि एनर्जी ऑब्जर्व होती है, इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। बात क्लियर है? ठीक है, पहले आपने समझा कि एनर्जी ऑब्जर्व कब होगी, जब आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर मैं इधर लिखूं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब वो जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, तो मान लो अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी E1 थी, इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 थी। मान लो अभी तो पहले मैंने 1 2 लिया था ना, अब मान लो इसकी मैं रैंडम ले रहा हूं कि इसकी मान लो इसकी एनर्जी E1 थी, इसकी एनर्जी E2 थी। तो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जा रहा होगा तो उसको कितने एनर्जी की जरूरत है, E1 माइनस E2 की या E2 माइनस E1 की? अरे मान लो इसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 2 है, तो इसको अगर इधर से इधर जाना है तो इसको 8 जूल ऑफ एनर्जी देनी होगी। इधर एनर्जी इसकी 2 है, अगर इसको इधर जाना है, इसकी एनर्जी 10 है, तो 2 से उसको 10 पे जाना तो 8 जूल ऑफ एनर्जी और देनी होगी, मतलब E2 माइनस E1 करना होगा। तो कितनी एनर्जी देनी होगी, E2 माइनस E1, जब ग्राउंड से एक्साइटेड जाना होगा। एक्साइटेड से वापस ग्राउंड आना होगा तब कितनी एनर्जी देनी होगी, 10 थी, 10 से उसको वापस 2 पे आना है, तो मतलब 8 एनर्जी को लॉस करेगा, 8 एनर्जी को इमिट करेगा। तो इस केस में भी आपका E2 माइनस E1। तो इधर से क्या समझ आ रहा है
इधर से आपको ये समझ आ रहा है कि जितनी एनर्जी जाने के लिए लगेगी उतनी ही एनर्जी वापस आते हुए वापस वो इमिट कर देगा। जितनी उस एनर्जी उसने ऑब्जर्व की थी वन स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते वक्त, उतनी ही एनर्जी को इमिट कर देगा एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते वक्त। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है, तो ए होता है आपका, ए है आपका फोर्थ पोस्टुलेट आपका किसका? बोहल्स मॉडल का। बोहल्स मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट आपका ए है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सब क्लियर है? देखो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? जल्दी जल्दी 1 मिनट में। पहला पॉइंट ये था कि इन एन एटम, एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जिसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ओनली सर्टेन सिलेक्टेड पाथ, उन्हीं सर्टेन सिलेक्टेड पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिनका रेडियस और एनर्जी फिक्स हो, जिनका रेडियस और एनर्जी फिक्स हो। और हमने देखा था कि आपके अलग अलग शेल होते हैं, ठीक है। पहला शेल उसको हम के से भी डिनोट कर देते हैं, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल के एलिमेंट से भी हम डोनेट कर देते हैं। पहले हमने बात देखी थी, ठीक है। और उनको एनर्जी ऑर्बिट्स को हम एनर्जी शेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सब हम देख चुके थे, एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं। अच्छा, उसका हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा था? सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज फिक्स, मतलब आपकी एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है किसी ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी फिक्स रहती है और चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि वही ऑर्बिट्स परमिट किए जाएंगे, उन्हीं ऑर्बिट्स को, उन्हीं सर्कुलर पाथ्स को परमिशन दी जाएगी कि तू इलेक्ट्रॉन को घुमा सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम होल नंबर मल्टीपल हो h/2π का, होल नंबर मल्टीपल हो h/2π का, जिसमें n आपका 1 2 3 4 ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि एनर्जी ऑब्जर्व या इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जब कूदेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, तब जो आपकी चीज होगी, एनर्जी या तो ऑब्जर्व होगी या तो इमिट होगी। एनर्जी ऑब्जर्व किस कंडीशन में होगी? जब आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए तब आपकी एनर्जी क्या होगी? ऑब्जर्व होगी। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है ना कोई? इमिट करेगा, एनर्जी दी, ऑब्जर्व किया, ऊपर कूद गया, वापस आया, एनर्जी इमिट की, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ गया, ठीक है। तो एनर्जी आपकी ऑब्जर्व कब होगी? जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी आपकी वो इमिट करेगा। और जितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा था वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, उतनी ही एनर्जी उसको इमिट करनी होगी जब उसको वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना होगा, है ना। E2 - E1 इधर भी, E2 - E1 इधर भी होगा। बात क्लियर है? तो यार बोहल्स के ना 4 पोस्टुलेट थे, ये बोहल्स के 4 पोस्टुलेट थे। ये 4 पोस्टुलेट उन्होंने बताए थे, इन्होंने एटॉमिक मॉडल में अपने ये 4 चीजें बताई थी, ठीक बात है। अब इसमें हमें कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करने हैं, इसमें अब हमें कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करने हैं, जैसे कि इस जो आपका ऑर्बिट है इसका रेडियस क्या होगा, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये सब चीजें हमें निकालने तो निकालते हैं ना, उसी को ड्राइव करना देखते हैं। ये आपका बोहर मॉडल थ्योरी वाइज हो गया कि हमें थ्योरी वाइज बोहर मॉडल में क्या देखना, तो हम देख चुके हैं। पहला पोस्टुलेट फिर से देखते हैं, क्या था कि एटम में न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। अभी जब तक इरेज कर रहा हूं तब तक एक बार और रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, खाली नहीं जाना चाहिए टाइम। तो जब आपका एटम है, एटम में कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस, स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, जिसके आले दुआले इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ओनली सर्टेन सिलेक्टेड पाथ जिनका एनर्जी और रेडियस फिक्स होता है। उसका दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम, कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज विद टाइम इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर वो घूम रहा है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट देखा था कि वही आपके ऑर्बिट परमिट किए जाएंगे, उन्हीं ऑर्बिट को परमिशन दी जाएगी कि तू अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घुमा सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल हो। उसका फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, तो एनर्जी को या ऑब्जर्व करेगा या इमिट करेगा। ऑब्जर्व किस केस में करेगा? जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और इमिट किस केस में करेगा? जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। दैट्स ऑल, 3 बार बता चुका हूं यार, ठीक है। अच्छा, अब डिराइव करते हैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस डिराइव करते हैं। पहली बात, रेडियस को डिराइव कर दें। रेडियस
ऑफ द nth ऑर्बिट, इसको डिराइव करते हैं। रेडियस निकालना है ऑर्बिट का, मान लो, है ना। आपका बोहर मॉडल था। थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं क्योंकि इधर हमें फॉर्मूले बाद में लिखने हैं। ये आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका पहला ऑर्बिट हो गया, ये मान लो आपका दो ही बहुत है, ठीक है। मान लो ये आपका एटम है, ठीक है। आपको रेडियस बताना है, मान लो इस रेडियस की वैल्यू बतानी है, इस रेडियस की वैल्यू बतानी है। ये आपका न्यूक्लियस सेंटर है, इस सेंटर से ये रेडियस बताना है, ये आपको रेडियस बताना है ना, ठीक बात है। ये तो बहुत छोटा है ना, वैसे दिखाने में मैंने बड़ा बना दिया है, तो ये बहुत छोटा, ये तो ऐसे बिंदु जैसा ही है, इधर ऐसे पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये आपका रेडियस आपको ये बताना है, ठीक है। आपको इस ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियस से जिस आपका इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है, वही आपका रेडियस डिफाइन कर देगा, वही आपका रेडियस डिफाइन कर देगा, है ना। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें देखना है, उसको देखते हैं। देखो आपको ये आप कर चुके हो, वैसे मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल में बता चुका हूं कि आपका जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रदरफोर्ड मॉडल में ही आपको करा चुका हूं, राइट। उधर रदरफोर्ड मॉडल में आपने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है। इस पर मैं डिटेल में चर्चा भी की थी, सोलर सिस्टम के बारे में भी बात की थी कि इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। तो यही चीज इधर भी लगेगी फिलहाल, ठीक है, कि सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो थी, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी वो यूज होती है उसको इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv²/r थी, mv²/r, वो बराबर है आपकी किसके, हम डिराइव कर रहे हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का रिलेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी mv²/r थी, सब कुछ आप देख चुके हो, ठीक है। ए बराबर होता है Q1 Q2/r², तो Q1 आपका देखो ए बराबर होता है Q1 Q2/r² के। अब इधर Q1 और Q2 क्या है, Q1 आपका मान लो, देखो Q1 मान लो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, दो ही चीजें इधर, एक न्यूक्लियस है एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज है मान लो Ze, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze। Z आपका क्या है, Z आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, मान लो न्यूक्लियस में आपके 2 प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में आपके 2 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, Z × E, यही होगा न्यूक्लियस का चार्ज, Z × E होगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज, वही चार्ज होगा पूरे न्यूक्लियस का, है ना। तो न्यूक्लियस का चार्ज होगा आपका Ze, और आपका Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो Q1 Q2 हमारा ये हो गया, तो इधर बस लिख दो आप के न्यूक्लियस का चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो कितने Z आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मल्टीप्लाई किया चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स है, तो टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा न्यूक्लियस का, इससे Z × E से Q2 है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Ze × E /r², ठीक है। ये बात हमने की कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होती है जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। अच्छा, ठीक है। तो इधर से आपका क्या रिलेशन है, इधर से आप देखो आपका v² आप निकालो जाइए, ठीक है। तो v², अगर मैं इसको चलो इसको स्मॉल r से लिख देता हूं, ठीक है। तो इधर से v² देखो क्या आएगा, एक r से r तो कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, v² आपका आ जाएगा kZe² r/m। इधर से अगर मैंने v² निकाला तो v² आपके पास ये आया, बोलो ठीक बात है, ये चीज आई आपके पास, ठीक है। आपने अभी सिंपली वही किया जो हमने रदरफोर्ड मॉडल में किया था, ठीक बात है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने काम ये कर दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने बराबर कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, उधर से आपने v² निकाल के रख लिया। अब आगे आप क्या कर सकते हो, आपको पता है बोहर्स मॉडल के तीसरे पोस्टुलेट में बताया था कि mvr बराबर है nh/2π के। ये बोहर्स के थर्ड पोस्टुलेट ने बताया था कि ओनली 2 ऑर्बिट पर मिनट वॉज एंगुलर मोमेंटम इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। इधर से आपका अगर v निकालो आप तो क्या आएगा, इधर से आपका v आएगा nh/2π। हालांकि लास्ट में यार आपको फॉर्मूले ही याद करने हैं, डेरिवेशन कुछ याद नहीं रखनी है, बस मैं एक बार दिखा रहा हूं कि बाई चांस अगर कभी पूछ लें अगर कि इसका फॉर्मूला इस फॉर्म में क्या है तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। बस डेरिवेशन दिखा रहा हूँ, याद आपको डायरेक्ट फॉर्मूले ही रखने हैं, उससे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर होगा nh/2π और आपका m/r आ जाएगा, साथ में m/r आ जाएगा h/2π
एम आर, ठीक है। ए आ जाएगा आपका v, तो इधर से v स्केयर निकाल लो, इसका v इधर से v स्केयर क्या आएगा, स्केयर कर दो n स्केयर h स्केयर 4 पाई स्केयर m स्केयर r स्केयर। तो देखो हमने दोनों जगह से v स्केयर की वैल्यू निकाल ली। पहले हमने v स्केयर की वैल्यू निकाली सेंटीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर करके OAI, उसके बाद हमने बोहर्स का तीसरा पोस्टुलेट यूज किया, उधर से हमारी v स्केयर की वैल्यू AI। तो ए दोनों बराबर होगी, ए चीज इस चीज के बराबर होगी, तो बस उसी को लिखो। देखो उसी को लिखते हैं, तो आपका के जेड स्केयर डिवाइड बाय आर बाय एम, वो बराबर है आपका एन स्केयर एच स्केयर डिवाइड बाय 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर की। ये चीज बराबर आ जाएगी। हमने दोनों इक्वेशन से v स्केयर निकाल लिया, तो मतलब ए वैल्यू बराबर होगी इस वैल्यू के, तो हमने इन दोनों वैल्यू को बराबर लिख दिया, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को बराबर लिख लिया, बस रेडियस निकालो, बस काम हो गया। इधर से v स्केयर निकाला, इधर से v स्केयर निकाला, उन दोनों को इक्वेट किया, तो इधर से आपका देखो एक r स्केयर से कट जाएगा, तो बस इधर से r का रिलेशन देखो क्या आएगा। इधर से मैं फाइनली अगर r लिखूं, तो इधर से देखो r आपका क्या आ रहा है, अगर इधर जाएगा तो इधर बचा आपका क्या क्या लिखते हैं, n स्केयर h स्केयर ओके m, ऊपर a सब आ गया, ठीक है। n स्केयर, अच्छा m तो कट ही जाएगा, या एक m भी कट जाएगा, एक m भी कट जाएगा इससे, ठीक है, तो m तो नहीं आएगा, है ना। n स्केयर h स्केयर आ गया, n स्केयर आपका n स्केयर आ गया, ठीक है, h स्केयर आ गया, r और m तो कट ही गया था, r m कट गया, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे क्या क्या है, 4 पाई स्केयर m r को मैं इधर ले आया था, r को मैं इधर ले ही आया, नीचे क्या क्या बचा, के जेड ई स्केयर, ठीक है। ए आ गया आपका रेडियस का रिलेशन। अभी ये याद नहीं रखना है, डरो मत, अभी बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपका रेडियस का रिलेशन है, ठीक है। सब हमने सोल्व किया, रेडियस की वैल्यू निकाली, बाकी सब उधर ले गए, तो आपका ये फाइनल रिलेशन आया, ठीक बात है। अच्छा, अब इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इसी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कहाँ इधर लिख देता हूँ, तो r बराबर आएगा आपका, r बराबर आएगा h स्केयर, इसी को अगर मैं थोड़ा सही तरह लिखूँ, h स्केयर 4 पाई स्केयर m के जेड के ई स्केयर n स्केयर बाय z, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ए मैंने लिख दिया, सिंपली मैंने बस इसको सिंपल करके लिखा है, n स्केयर बाय z को मैंने एक जगह लिख दिया, बाकी सब चीज़ों को एक जगह लिख दिया। अब इस चीज़ की जो वैल्यू है ना यार, इस चीज़ की जो वैल्यू है, क्योंकि देखो h भी आपका कांस्टेंट है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.636 इंटू 10⁻34, ठीक है। 4 भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक कांस्टेंट है, k भी एक आपका कांस्टेंट है ना, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 थी, आपको उधर बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, है ना। k की वैल्यू आपकी इतनी है, e की वैल्यू आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है, तो मतलब सारी चीजें कांस्टेंट है। तो जब इस चीजों को आप सोल्व करोगे ना, h की वैल्यू पुट करके देख लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देना, पाई की वैल्यू पुट करना, k की वैल्यू पुट करना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे, तो फाइनली आपका लास्ट में आएगा, ये जो वैल्यू आएगी ना, चाहो तो करके देख लेना, वो बराबर आएगा -0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर। कितना? 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक बात है। तो फाइनली आपका रिलेशन आएगा, r आपका बराबर आएगा 0.529 n स्केयर बाय z। ए आपका फाइनल रिलेशन है, ए आपका फाइनल रिलेशन ए है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर होगा r nth, है ना, इधर आप लिख सकते हो r nth, वो बराबर होगा 0.529। ए ही आपको याद रखना है, रेडियस होगा आपका r बराबर होगा 0.529 n स्केयर बाय z, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो ना साथ में, एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के, है ना, तो ये एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आएगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n स्केयर बाय z एंगस्ट्रॉम, ठीक है बात। हम सीधा भी इसको इधर लिखेंगे, सब आपको बस दिखाने के लिए बताया कि ऐसे आपका रेडियस आया था। सेंटीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर किया, v स्केयर आया, इधर से v स्केयर निकाला, बोहर के पोस्टुलेट से v स्केयर निकाला, उन दोनों को इक्वेट करके r की वैल्यू निकाल दी, r का रिलेशन आया। इस सब को जब आप सोल्व करोगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा, तो बस हमने वही लिख दिया है, ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो फाइनली लिखते हैं, आपको याद यही रखना है, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, ये सब तो मैंने बस दिखाया कि ये कहाँ से आया, डेराइव करके आया है। लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेस कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अच्छा,
तो देखते हैं, सबसे पहले रेडियस क्या होता है, आपको रेडियस का फॉर्मूला आज से याद हो जाना चाहिए। रेडियस होता है आपका बराबर 0.529 n स्क्वायर बाय जेड के, 0.529 n स्क्वायर बाय जेड के, ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद हम अभी देखेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम देख लेते हैं अभी। पहले रेडियस का फॉर्मूला आप याद कर लो। सबसे पहली बात इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इधर हम कुछ फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं ना। चलो, सबसे पहली बात रेडियस आपका क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आया आपका 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रोम। ये आपका आया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। ये आपका आया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आगे देखते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी देख लेते हैं कि जो आपका किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी तेजी से घूम रहा है उसको निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बराबर किसके होगा, आपको पता है कि mvr बराबर था nh/2 पाई के, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। और उधर से आपने क्या निकाला था, mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर आपका बराबर था के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के, है ना। इधर से आपने दोनों से v निकाल लिया था, इधर से आपने r का रिलेशन निकाला था ना यार, कि v स्क्वायर आपका बराबर होगा, इधर से आपने निकाला था v स्क्वायर बराबर होगा, इधर से ये कटेगा, ठीक है। तो mv स्क्वायर आपका v स्क्वायर बराबर होगा के जेड ई स्क्वायर आर बाय एम के। इधर से आपने निकाला था अभी जो डेरिवेशन की थी, ठीक है। उस डेरिवेशन को हमें वैसे इरेज करना नहीं चाहिए था, आगे काम भी आ जाती है हमारी। चलो फिर से कर लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है। तो mv स्क्वायर पर सेंटीमीटर फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो r से r कट गया आपका, ठीक है। तो mv स्क्वायर आपका इसके बराबर आ गया। तो इधर से आपने v स्क्वायर निकाला के जेड स्क्वायर बाय आर एम आ गया, के जेड स्क्वायर बाय आर एम आ गया। इधर से आप जब v स्क्वायर निकाल दे रहे हो आपका आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 2 द स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये दोनों आए थे। इधर से जब हम इन दोनों को इक्वेट किया था तो फाइनली हमारे पास क्या आया था, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर एम बराबर है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। ए आपका आया था, इधर से एक r से r मर गया, m से m मर गया, ठीक है। एक m से a गया। उसके बाद आपके पास बचा क्या, फाइनली एक r निकालना है आपको, तो r बराबर आएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय के जेड ई द स्क्वायर, ठीक है, के जेड ई द स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m इंटू जेड, ठीक है। तो ये आपका r का रिलेशन आया था जिसमें हमने सोल्व किया था कि n स्क्वायर और z को अगर अलग रख दें, इसको n स्क्वायर और z को अलग रख दें, है ना, ए n स्क्वायर है और z है, इसको अलग रख दें तो इस जो सारी चीज़ें हैं इसका जो सोल्व करोगे तो आपका 0.529 आएगा। तो हमने इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है। तो ये आपका रेडियस का ये फॉर्मूला आया था। अच्छा, अब आपको वेलोसिटी निकालनी थी, है ना, वेलोसिटी निकालनी थी। तो वेलोसिटी देखो यार, ठीक है। अगर मैं इसको रेडियस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो इधर पहले एक बार इसको स्टैंडर्ड इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो रेडियस का आपका फॉर्मूला है h स्क्वायर, क्या क्या चीज़ें हैं नीचे, h स्क्वायर, तो ये जेड तो हमने ले लिया था इधर, तो h स्क्वायर इंटू के ई स्क्वायर, ठीक है, के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, इतनी चीज़ इंटू n स्क्वायर बाय जेड। ये हमारा फॉर्मूला आया था रेडियस का, है ना। इसी की वैल्यू हमने लिखी थी 0.529। अच्छा, इसी को a नोट भी बोल देते हैं, इसी को a नोट मतलब बराबर आपका 0.529 के ही होता है, ठीक है। कभी कभी इसको a नोट से डोनेट कर देते हैं, ठीक है, बोहर रेडियस बोलते हैं a नोट को, ठीक है, बोहर रेडियस बोलते हैं। तो a नोट कभी कभी 0.529 की जगह a नोट लिख देते हैं, तो a नोट बराबर है 0.529 की, इसी की चीज़ को a नोट भी लिख देते हैं, ठीक बात है। अच्छा, तो आपका रेडियस का फॉर्मूला हो गया h स्क्वायर डिवाइड बाय के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, ठीक है, n स्क्वायर बाय जेड। अब इसी से हम वेलोसिटी डिराइव कर देंगे, ठीक है, इसी से हम वेलोसिटी डिराइव कर लेंगे। अब 2 बार हमें डिराइव कर लिया इसको, अब तो आई थिंक ये डेरिवेशन आपको याद रहेगी,
ठीक है, बाय लक से हमने इसको 2 बार ड्राइव कर लिया, हालांकि करना एक बार ही था, ठीक है, उसको इरेज नहीं करना चाहिए था हमें, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ायदा ही हो गया उसमें, एक रिवीजन आपको लेक्चर की तुरंत ही मिल गई। अच्छा, ये आपका रेडियस आया था, तो आपको पता है बोहर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ होती है ना। इधर से अगर आप वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी आपका किसके बराबर होगा, NH/2 इंटू m इंटू आर के, यही होगा। वेलोसिटी बराबर इधर से निकाले तो इसके बराबर आ जाएगा। अब r की वैल्यू इसको उठा के इधर पटक दो, r की वैल्यू इधर से उठा के इधर पटक दो, बस काम हो जाएगा। पटको, देखो NH/2 m, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू ये है, तो r की वैल्यू लिखना शुरू करो। r की वैल्यू क्या आएगी, h² n², ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका ke² 4π² m। ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी का रिलेशन, बोलो भाई, ये आपका वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। इधर n से n मिल जाएगा, एक h से h मिल जाएगा, ठीक बात है। सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके क्या बचा अपने पास, m से एक m भी मर गया वैसे तो। उसके बाद आपके पास बचा क्या क्या, आपके पास बचा ke² 4π², ठीक बात है, n², ओके, ठीक है। ऊपर यही बचा ke 4π², बाकी सब कट गया है। आगे नीचे इधर बचा 2π और 2π, एक h बच गया आपके पास, ठीक बात है, ये बच गया, और बस यही बचा। और के पास और क्या बचा, यही बचा h² n², z नहीं लिखा ना हमने, z नहीं लिखा, हाँ z आ जाएगा, हाँ z भी आपका आएगा साथ में, ठीक है, ठीक है। तो पहले हमने लिख दिया, आगे आपका z/n लिख दिया, z/n लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका आएगा रिलेशन, वेलोसिटी आपका आ जाएगा। सिंपली आपने बस थर्ड पोस्टुलेट यूज़ किया, उसमें r की वैल्यू जो आपने निकाली थी उसको पुट किया, तो आपका वेलोसिटी का रिलेशन ये आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का रिलेशन ये आपको याद नहीं रखने हैं, बस मैं एक बार ड्राइव करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि जरूरत भी नहीं है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो मैं ड्राइव करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक बात है। अब इसकी जो वैल्यू है ना यार, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.18 इंटू 10⁶ के। देखो k की वैल्यू भी आपको पता है, e की वैल्यू भी आपको पता है, 4 की वैल्यू भी आपको पता है, पाई 4 की मतलब 4 तो कांस्टेंट ही है, पाई आपका कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको पता है, 2π नीचे भी पता है, h की वैल्यू भी आपको पता है। जब ये सब पुट करोगे आप, जब इन सब की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसकी वैल्यू इतनी है। आप चाहो तो पुट करके देख लेना, इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया फाइनली, तो वेलोसिटी आपका बराबर आया 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकंड में आपकी वेलोसिटी आएगी। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन आया। रिलेशन सिंपल सही है, ए वाला एक रिलेशन है, के रिलेशन सिंपल है, याद करना भी ना। रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होगा, 0.529 n²/z। वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट क्या होगा, 2.18 इंटू 10⁶ z/n, ठीक है। आपकी वेलोसिटी ऑफ एनथ ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, ठीक है, तो हमने वेलोसिटी देख लिया। आगे हम बात करें तो आगे आप बात कर सकते हो, जैसे टाइम पीरियड या टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी निकालना हो, वो तो इजी है। देखो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो आप क्या करो, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। देखो इसका हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं है उसकी। देखो क्योंकि अपने आप ने दो चीज निकाल ली। टाइम पीरियड की पहले बात करें तो टाइम पीरियड को टी से डोनेट करते हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है आपका सर्कुलर पाथ में, इधर से शुरू हुआ तो एक चक्कर पूरा इसको लगाने में कितना टाइम लगा उसी को बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम देखो टाइम को पीरियड को हम लिखते हैं 2πr/v से हम डोनेट करते हैं, आपने देखा भी होगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ए सर्कुलर पाथ 2πr/v होता है। अब देखो यार इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले आप r निकाल लोगे, r इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, r की वैल्यू कुछ आएगी, फिर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लोगे इस फॉर्मूले से तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद बस r की वैल्यू इस फॉर्मूले से r की वैल्यू निकाल लेना, इस फॉर्मूले से v की वैल्यू निकाल लेना, उस r की वैल्यू इधर पुट कर देना, v की वैल्यू इधर पुट कर देना, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है,
ठीक बात है। इसमें हम बस एक चीज देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि आर जो है, आपको आर पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाय जेड के, है ना। आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर बाय जेड के, और वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड बाय एन के। ये आपको दो चीजें दिख रही है ना, वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड बाय एन के। तो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसको देख सकते हो आप, ठीक है। टाइम पीरियड फिर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर ऊपर है तो एन स्क्वायर बाय जेड ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और वेलोसिटी नीचे, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड बाय एन के, ठीक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका 2 पाई आर बाय वी होता है, आर ऊपर है तो आर इस पे है, वेलोसिटी इस पे डिपेंड कर रही है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो आपको ये पता लग गया कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के। कभी कभी पूछ लेते हैं जेई मेंस, नीट में और एडवांस में भी, कि टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के कि एन के कि एन क्यूब के, ऐसे पूछ लेते हैं। तो एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप सिंपली निकाल सकते हो। आपको रेडियस पता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी इसके, तो टाइम पीरियड इसकी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आप इधर से रेडियस की वैल्यू निकालोगे, वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे, उसको इधर पुट कर दोगे, सीधा टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, जब रिलेशन पूछे कि एन और जेड पे कैसे डिपेंड करता है, तो बस आपको रेडियस पता है एन स्क्वायर बाय जेड होता है, वेलोसिटी आपका जेड बाय एन होता है, तो टाइम पीरियड आपका एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर हो जाएगा, हमने अभी निकाला, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपका ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज और आती है फ्रीक्वेंसी, एक चीज और आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जस्ट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो बस आपको टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही लोगे, ठीक है। टाइम पीरियड आपका ये होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है 1/t, फ्रीक्वेंसी आपका रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, ठीक है, मतलब v/2 पाई आर, है ना। तो मतलब आपकी अगर आपका टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब बाय जेड के, जेड स्क्वायर के, तो फ्रीक्वेंसी आपकी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के, ठीक बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम पीरियड आपका एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो ये अब आपकी कुछ चीजें हैं, इधर से आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इधर फॉर्मूला आएगा कि F1 बाय F2, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 आपका बराबर किसके आ जाएगा, इधर से आप चाहो तो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। F1 बाय F2 मतलब बराबर होगा किसके, Z1 बाय Z2 द होल स्क्वायर एंड आपका N2 बाय N1 द होल क्यूब, ऐसे ही आएगा। आपको फ्रीक्वेंसी पता है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 ऐसे इनकी रेशो जो होगी, और Z1 द Z2 द स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय N1 द स्क्वायर द N1 टू N2 डिवाइड बाय N1 द होल क्यूब, आप ऐसे लिख सकते हो। ये भी आप फॉर्मूला इधर से आएगा ना, ये तो आप बच्चों वाला काम है, इधर से कर ही लोगे, ठीक बात है। तो हमने रेडियस देख लिया, टाइम पीरियड रेडियस देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख लिया, सारी चीजें हमने देख ली। हमने देखा कि टाइम पीरियड जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब, आपका एन क्यूब डिवाइड बाय जेड स्क्वायर के, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के, ठीक है। तो ये हमने 4 चीजें देख ली। लास्ट चीज देखते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। किसकी, एनर्जी की। एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है आपका। देखो, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, लास्ट चीज क्या है, एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, इसकी बात करना शुरू करते हैं। एनर्जी ऑफ एनथ ऑर्बिट, देखो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज है उसकी टोटल एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी के। आपको जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करा रहा था, तो आपको पता है कि किसी भी चीज की टोटल एनर्जी जो है वो बराबर होती है उसकी किनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक बात है। अच्छा, किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, ये आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती थी, K1 Q2 बाय R, याद है, किया है हमने क्लोजर डिस्टेंस में, ठीक है। तो K1 है आपका ZE, ठीक है, और Q2 है आपका E डिवाइड बाय R, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक बात है, क्लियर है। अच्छा, तो ये पहले हमने लिख दिया कि टोटल एनर्जी बराबर होगी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। किनेटिक एनर्जी आपका ये है, पोटेंशियल एनर्जी आपका ये है। बोलो, जाग रहे हो, जिंदा हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा,
अब आगे एम वी स्केयर, देखो एम वी स्केयर बाय आर आपको पता है सेंटीमीटर फोर्स बराबर था के जेड स्केयर बाय आर स्केयर के। ये आपने देखा था सेंटीमीटर फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो तो, ठीक है। इधर से आपका एम वी स्केयर क्या आएगा, इधर से आपका एम वी स्केयर बराबर आ रहा है के जेड ई स्केयर बाय आर के। अगर मैं एम वी स्केयर की वैल्यू, सेंटीमीटर फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इधर से अगर हम एम वी स्केयर की वैल्यू निकालें तो बराबर आएगा के जेड स्केयर बाय आर के, ठीक है। तो एम वी स्केयर की जगह आप ए लिख सकते हो, तो आपने ए लिख दिया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इधर नेगेटिव होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी। Q1 क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा क्योंकि उधर प्रोटॉन है आपके। और Q2 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, नेगेटिव माइनस ई की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव आएगा ना, जेड ई माइनस ए, तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव में होगी इस केस में ना, क्योंकि Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आपका नेगेटिव है, ठीक बात है। अच्छा, तो वी स्केयर एम वी स्केयर, तो एम वी स्केयर को इधर मैंने पुट किया तो के जेड ई स्केयर बाय आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया एम वी स्केयर की जगह मैंने पुट कर दिया के जेड ई स्केयर बाय आर, इधर से आपका आया के जेड ई स्केयर बाय आर। तो हाफ के जेड ई स्केयर बाय आर माइनस के जेड ई स्केयर बाय आर, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के जेड ई स्केयर बाय आर, है ना। हाफ से -1 किया तो माइनस हाफ आएगा ना, माइनस हाफ के जेड ई स्केयर बाय आर। तो ये आपका रिलेशन आया टोटल एनर्जी का, ये आपका रिलेशन आया किसका, टोटल एनर्जी का। इसको इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आपका फाइनल रिलेशन आया, ये टोटल एनर्जी का रिलेशन आया, ठीक है। ये आपका टोटल एनर्जी का रिलेशन आ गया, ठीक है। बस आपने क्या किया, टोटल एनर्जी क्या होता है, किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी ये आपने निकाला के Q1 Q2 बाय आर, ठीक है। तो उसके बाद आपने सोल्व किया, तो इधर से एम वी स्केयर की वैल्यू आपने सेंटीमीटर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्सप्रेशन से निकाल ली, ए आई। तो फाइनल आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। अब आर की वैल्यू आप इधर से पुट कर सकते हो, आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो जब आर की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ आर की वैल्यू पुट कर दो के ई स्केयर, ठीक है, के ई स्केयर। आर की वैल्यू पुट करते हैं, जेड मान लो, जेड आपका इधर लिख दिया मैंने। आर की वैल्यू पुट करो, आर में ऊपर क्या क्या है, एच स्केयर बाय एन स्केयर, तो एच स्केयर बाय एन स्केयर आ गया, ठीक है, एच स्केयर बाय एन स्केयर, ठीक है, एच स्केयर बाय एन स्केयर। चलो इसको पहले सीधे ही लिख देते हैं, इसको सीधे ही सिंपल सिंपल लिखते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस हमें अब आर की वैल्यू पुट करनी है, आर का रिलेशन इंपॉर्टेंट था ना इसीलिए। तो माइनस हाफ के जेड ई स्केयर, आर स्केयर था, आर नीचे था, तो आर की वैल्यू ये है, पुट करो, एच स्केयर बाय एन स्केयर इधर आ गया, बाकी सब ऊपर चला जाएगा, एच स्केयर बाय एन स्केयर। इधर आपका आ जाएगा के ई स्केयर, के ई स्केयर 4 पाई स्केयर एम बाय 4 पाई स्केयर एम बाय इंटू जेड, सॉरी इंटू जेड, है ना। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है। सिंपली बस आपने आर की वैल्यू पुट की, ये आपका एच था, ठीक है। ये आपने आर की वैल्यू पुट की, तो आर की वैल्यू नीचे पुट की तो एच स्केयर बाय एन स्केयर नीचे आ गया, बाकी सारी टर्म ऊपर आ गई, ये आपने लिख दिया। अच्छा, बस अब सोल्व कर लो, अब सोल्व कर लो। तो देखो आप क्या करोगे, जेड और हम हमेशा ही करते आए हैं, जेड और एन को अलग कर दिया, बाकी सब टर्म को एक जगह कर दिया है। तो इसको जब आप अलग करोगे तो आपका क्या क्या अलग होगा, आपका मैं लिख देता हूं, देखो आपका जेड एक ए रहा, एक जेड ए रहा, तो जेड का स्केयर हो जाएगा, बहुत ठीक बात है, इतनी कर देते हैं। एक जेड इधर था, एक जेड ए रहा, तो ये आपका जेड का स्केयर हो गया, ठीक बात है। ए एन स्केयर था, इस एन स्केयर को इधर ले जाता हूं, इस एन स्केयर को इधर ले जाता हूं, ठीक बात है। और बाकी ये टर्म बची सारी आपकी, बाकी ये इतनी टर्म बची। अब इन सब की आपको वैल्यू पता है, हाफ आपको पता है, एच की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू आपको पता है, ई पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, के की वैल्यू आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है। तो जब इन सबको आप पुट करोगे तो फाइनली फिर वही घिसी पिटी बात, जब इन सबको पुट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18, है ना, 2.18, आगे माइनस का साइन था ही, तो माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्केयर बाय एन स्केयर, जेड स्केयर बाय एन स्केयर, ठीक है। इसको मैं कहाँ लिखूँ, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं ना। तो टोटल एनर्जी आपकी क्या आई, टोटल एनर्जी आई आपकी -2 इसको जब आप सोल्व करोगे ना इस पूरी टर्म को, इस पूरी को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी -2.18 इंटू 10⁻
-18, ठीक है, और आपका जेड स्केयर बाय एन स्केयर, जेड स्केयर बाय एन स्केयर, ये आपका आएगा जूल्स पर एटम में, जूल्स पर एटम में, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स पर एटम। अगर ईवी में लिखना है तो ईवी में आपकी क्या होता है, इसका ईवी में फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर, ये आपका है ईवी पर एटम में, है ना, ईवी पर एटम में। आपको पता है ना 1 ईवी बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। टोटल एनर्जी का अगर जूल के फॉर्म में अगर आपको अगर आंसर ऑप्शन में अगर जूल के फॉर्म में ऑप्शन दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला लिखोगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्केयर बाय एन स्केयर जूल पर एटम। अगर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ईवी में पूछे, ईवी पर एटम, तो -13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर, जेड स्केयर बाय एन स्केयर, ठीक बात है। अच्छा, तो लिख लेते हैं फाइनली, इधर हम लिख लेते हैं, है ना। तो ये फ्रिक्वेंसी वगैरह तो आप चलो ठीक है, आपको आप ड्राइव भी कर लोगे खुद ही। तो इधर हम लिखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, इधर हम लिखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, एनर्जी का फॉर्मूला आया आपका, या मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा, अगर टोटल एनर्जी आपकी आई बराबर, आपकी आई -13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर ईवी पर एटम, ठीक है। अगर मैं ईवी में लिखूं -13.6 जेड स्केयर बाय एन स्केयर, और दूसरा आपका आया माइनस, अगर आप जूल में लिखो तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्केयर बाय एन स्केयर जूल पर एटम में, है ना, जूल पर एटम में। अगर जूल से पूछे तो ये, ईवी में पूछे तो ये, ठीक है। तो ये आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ गया, ठीक बात है। अच्छा, अब देखो आप क्लियरली देखो, आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आया था। एक चीज और देख लेते हैं, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन इसका फॉर्मूला लिख दिया कि टोटल एनर्जी इसके बराबर होती है, कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट आपका बराबर इतने के होता है। टोटल एनर्जी देखो आपका क्या था, -12 kZe स्क्वायर बाय आर के, ठीक बात है। अच्छा, तो आपको क्या क्लियरली एक बात समझ आ रही है कि टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ किनेटिक एनर्जी है। देखो एक किनेटिक, ये आपका किनेटिक एनर्जी आई थी, एक किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन था, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो आप देखो -12 kZe स्क्वायर बाय आर, 12 kZe स्क्वायर बाय आर, तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 12 kZe स्क्वायर बाय आर, 12 kZe स्क्वायर बाय आर, बस साइन का डिफरेंस है। टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन है, किनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव साइन है। तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ किनेटिक एनर्जी। बोलो बात ठीक है, टोटल एनर्जी बराबर है नेगेटिव ऑफ किनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो देखो टोटल एनर्जी -12 kZe स्क्वायर बाय आर थी, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है, -kZe स्क्वायर बाय आर। मतलब आपको क्लियरली ये समझ आ रहा है कि जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम टोटल एनर्जी के है। आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर टोटल एनर्जी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। बात क्लियर है। तो इधर से आप ये भी बोल सकते हो, अब आपको पता है कि टोटल एनर्जी के माइनस किनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो 2 टाइम माइनस किनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो इधर, है ना। टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ किनेटिक एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी की जगह नेगेटिव ऑफ किनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी या किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन आ गए, है ना, कि टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ किनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ 2 टाइम ऑफ किनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एनर्जी के रिलेशन है। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो ये यार आपके सारे रिलेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा तो आपका कुछ बचा नहीं है, ठीक है। हमने सारे एक्सप्रेशन देख लिए हैं कि रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। अब फाइनली हम एक छोटा सा एक काम देख सकते हैं, इनके ग्राफ देख सकते हैं कि इनके ग्राफ क्या होते हैं। उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन इनके सोल्व कर लेते हैं और अपने इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। जाग रहे हो, ठीक है। फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ लेकिन आपको लग नहीं रहा होगा, वो बात अलग है, क्योंकि मैं लगने देता ही नहीं हूँ क्लास में हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको मेरी एनर्जी लो नहीं लग रही है,
ठीक है, अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं बिहेव ऐसे कर रहा हूं जैसे पता नहीं कितनी एनर्जी अंदर लेके बैठा हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, शुरू करें। ग्राफ देखते हैं। पानी पी लो हल्का सा, थोड़ा मिनट, 1 सेकंड रुकना। ठीक है, आप भी पी लो, पीना है तो। चलो, ग्राफ क्या देख सकते हो? अगर आप ग्राफ देखना चाहो, अगर पहले चलो रेडियस का ग्राफ देख लेते हैं। पहले मान लो एट कांस्टेंट जेड, मान लो अभी जेड हमारा कांस्टेंट रख रहा हूं मैं। अभी क्या रख रहा हूं मैं? जेड को कांस्टेंट रख रहा हूं। जेड को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर है ना, जेड आपका है एटॉमिक नंबर। अच्छा, तो आर देखो, अगर जेड आपका कांस्टेंट है तो आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। ये चीज हो रही है, तो आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के जब आपका जेड आपका कांस्टेंट हो। तो रिलेशन देख लेते हैं। आपका ग्राफ क्या बनेगा? अगर मैं आर और एन में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो भाई, ऐसा बनेगा पैराबोलिक टाइप। आर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और एन के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा। तो ऐसा आपका कुछ ग्राफ बन जाएगा, है ना, पैराबोला टाइप। ठीक बात है। अच्छा, आप चाहो तो ये भी बना सकते हो। अगर आर और एन स्क्वायर में पूछें ग्राफ कैसा होगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, तो अगर नीचे एन स्क्वायर दिया हो तो लीनियर ग्राफ बनेगा। आर यार, आर का एन के साथ रिलेशन क्या है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर के, तो अगर आर और एन के बीच में पूछे तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर आर और एन स्क्वायर के बीच में पूछ रहे हैं फिर तो लीनियर ही बनेगा। ठीक है, देखना भी होगा कि आर नीचे लिखा हुआ है, एन स्क्वायर लिखा है तो लीनियर बन जाएगा, ए लिखा है तो आपका पैराबोलिक बन जाएगा ना, सिंपल सा बात है। अच्छा, अगर आपका, अब अगर मैं एट कांस्टेंट एन कर दूं, पहले तो मैंने जेड कांस्टेंट कर दिया था तब ये दो ग्राफ आए थे आर और एन के बीच में और एन स्क्वायर के बीच में। एट कांस्टेंट एन, अब मैं एन कांस्टेंट कर देता हूं। अगर मैं एन कांस्टेंट कर दूं तो जेड के बारे में बात करते हैं। तो आर आपको दिख रहा है फिर क्लियरली कि आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर एन कांस्टेंट हो जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? बनाओ, मेरे से पहले बना लो यार, ये तो सब काम आप कर सकते हो। बना लिया? क्या बनाया? आलू बनाया कि पनीर बनाया? अच्छा, तो आर और जेड है, ठीक है, आर और जेड है, आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो कैसा होगा ग्राफ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा ग्राफ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, रिक्टेंगुलर पैराबोला। अगर आपको मैथ नहीं भी आता तो इतना आपको पता है यार, जब इनवर्स रिलेशन होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है। नहीं पता, नीट वालों को नहीं पता तो याद रख लो, इनवर्स रिलेशन होता है तो ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, आपका पैराबोलिक रिलेशन होता है, मतलब अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो आप अगर y और x के बीच में ग्राफ बनाओ तो ऐसा पैराबोलिक बनता है। r और n स्क्वायर के बीच में तो लीनियर है ही है, तो ये आपका इनवर्स रिलेशन होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक बात है। अच्छा, ठीक है, r और z के बीच में एक चाहो तो ये भी बना सकते हो। अगर इधर r है, इधर मान लो 1/z दिया है, इधर 1/z दिया है, तो r और z के बीच में रिलेशन कैसा है? इनवर्स का। r और 1/z के बीच में रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो r और 1/z के बीच में ऐसा ग्राफ बन जाएगा। देखना है ना नीचे क्या दिया है, r और z के बीच में तो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन r और 1/z के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो r और 1/z के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, तो लीनियर कर्व बन जाएगा। तो ये आपका r के ग्राफ बन सकते हैं, है ना, r के ग्राफ बन सकते हैं। तो हमने देख लिया। आगे आप चाहो तो वेलोसिटी का देख सकते हो। अच्छा, इसमें आप चाहो तो सोच भी सकते हो, इसमें अगर सोचना चाहो तो आप सोच भी सकते हो कि r जो है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है। मतलब आपको क्लियरली समझ आ रहा है ना, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, पहले मान लो थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअली सोचना चाहो तो सोच भी तो सकते हो ना। जैसे आपका एटम था, ये आपके ऑर्बिट्स है, इसका n की वैल्यू 1 है, इसकी n की वैल्यू 2 है। आगे आएगा जो उसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 1 है। आपको क्लियरली दिख रहा है जैसे जैसे हम n बढ़ा रहे हैं रेडियस आपका बढ़ते जा रहा है। पहले रेडियस इतना था, अब रेडियस
इतना है, अब रेडियस इतना है। जैसे जैसे n बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रेडियस बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे n शैलो हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका रेडियस बढ़ेगा। आपको क्लियरली वैसे भी समझ आ रहा है ना, ठीक बात है। अच्छा ठीक है, आगे चलें, कर दें रेस, चलो। अब देख लेते हैं वेलोसिटी का भी देख लेते हैं। वैसे तो अब सब आप खुद ही, आपको अगर रिलेशन पता है तो ये आप सारे ग्राफ खुद बना सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बना देता हूँ एक बार। अब आपको बस एक आपने बना लिया तो सब बना लोगे अब, ठीक है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी आपका अगर पहले मान लो एट कांस्टेंट जेड, एट कांस्टेंट जेड, आपका जेड कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वेलोसिटी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/n के। अगर आपका जेड कांस्टेंट है तो आपका जेड कांस्टेंट और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी n के, तो वेलोसिटी और n के बीच में रिलेशन ग्राफ देख लो। वेलोसिटी ए रही, n ए रहा, तो इनवर्स रिलेशन है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। वेलोसिटी और 1/n में पूछें तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सिंपल सा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बच्चों वाला काम है। अच्छा ठीक है, अगर आपका n कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट n कांस्टेंट है तो z के देखो, z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका वेलोसिटी जो है z के साथ निकालना है, तो वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। वेलोसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा z के। जब आपका n कांस्टेंट रख दे तो वेलोसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा z के, तो वेलोसिटी और z में रिलेशन आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन लीनियर कर्व बनेगा, ठीक बात है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी का कर्व हो गया। एनर्जी का क्या बना सकते हैं, एनर्जी का भी देख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी का देख लेते हैं लास्ट। देखो एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले एनर्जी आप देखो, अगर पहले सोई वही घिसी पिटी बात, एट कांस्टेंट जेड, ठीक है, एट कांस्टेंट जेड। जब जेड कांस्टेंट हो तब आपका जो एनर्जी है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, टी आपका एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है आपकी, अगर मैं सिंपली ई से डोनेट करूँ इसको, तो एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। तो लिखो, ग्राफ बनाओ, एनर्जी, ठीक है, एन, एनर्जी और एन के बीच में ऐसा है कर्व है, तो आप एनर्जी और एन के बीच में बना दो आपका क्या है, नेगेटिव हाइपरबोला है ना। साथ में नेगेटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है, भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव साइन भी है, तो आपका एनर्जी और एन के बीच में आपको कर्व बनाना है। एनर्जी और एन के बीच में तो नहीं बना पाओगे अभी, ठीक है। एनर्जी और जेड के बीच में देखो क्या होगा, एनर्जी जेड स्क्वायर के, है ना, एनर्जी जेड स्क्वायर के, एन स्क्वायर के बीच में भी बना सकते हो, थोड़ा सा मैथ लगाना पड़ेगा आपको, इतना हम जाते नहीं है, रहने देते हैं, ठीक है, काम का भी नहीं आएगा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका माइनस जेड स्क्वायर के, ठीक बात है। मतलब y बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर के, y बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर के, है ना, y बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर के, मतलब x की y की वैल्यू नेगेटिव आते जाएगी, तो मतलब ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा आपका कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व ऐसा बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अभी हम एट कांस्टेंट n देख रहे हैं, एट कांस्टेंट n। चाहो अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो एक बार ट्राई मारना आप, ठीक है, बहुत सिंपल है, वो भी नीट वाले रहने देना, ठीक है। एन स्केल के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, वो आप करके देख लेना। आप चाहो तो ये कर सकते हो ना, एट कांस्टेंट जेड पे आप ये कर सकते हो, एट कांस्टेंट जेड पे अगर आपसे पूछें ई और 1/n स्केल का ग्राफ, ठीक है, ई और 1/n स्केल का ग्राफ अगर पूछें तब आप कर सकते हो कि ऐसे लीनियर बनेगा नेगेटिव में, है ना, क्योंकि ई जो है आपका बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस 1/n स्केल के। अगर जेड आपका कांस्टेंट हो तो मतलब आपका ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस 1/n स्केल के, तो मतलब आपका अगर ई और 1/n स्केल मानूँ तो जो आपका वाई है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, अगर मैं इस पूरी टर्म को ये मान लूँ, ठीक है, तो आपका लाइन का कर्व बनेगा, नेगेटिव वाली स्लोप वाली बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका काम हो गया, बोलो ठीक है। चलो तो अब आगे हम बात करें, अब अगर हम आगे बात करें, इसके बीच में तो हमने देख लिया। अच्छा तो ई आपका जो है, पहला तो ये है
ई और जेड के बीच में रिलेशन आप ये बता सकते हो, है ना, ई और जेड के बीच में। और अगर आपसे बोलें लेट्स से किनेटिक एनर्जी का, किनेटिक एनर्जी का अगर आपसे पूछें कि क्या रिलेशन होगा जेड स्क्वायर के साथ, जेड के साथ, एक तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपका क्या होगा, आपने देखा टोटल एनर्जी आपका होता है, टोटल एनर्जी आपका नेगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है। और आपको मैंने बताया था कि किनेटिक एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, या टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ किनेटिक एनर्जी होता है। तो आपका किनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली, अगर आपका टोटल एनर्जी जो है, आपका टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस जेड बाय एन स्क्वायर के, तो आपका किनेटिक एनर्जी जो है वो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस साइन हट जाएगा, माइनस माइनस से मर जाएगा, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी का अगर जेड के साथ रिलेशन देखें तो ऐसा आएगा, किनेटिक एनर्जी का जेड के साथ रिलेशन ऐसा आएगा, क्योंकि किनेटिक एनर्जी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए वो नीचे कर्व बना और ये आपका ऊपर कर्व बना, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, ग्राफ छोटे मोटे हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, आपने 9th 10th में भी की होगी, 11th में भी किया होगा, ये सारे कुछ ग्राफ हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। वैसे तो ये ग्राफ आपको कराते भी नहीं है क्लास में, और सोचते हैं कि आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, लेकिन मैंने तब भी आपको बता दिए, ठीक बात है, क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेशन पता तो आप ग्राफ बना ही सकते थे। तभी मैंने करा दिया कि कुछ 2-3 भोले भाले बच्चे भी होंगे जो शायद को उनको ग्राफ का ना पता हो कि डायरेक्ट रिलेशन में कैसे बनाते हैं, इनवर्स रिलेशन में कैसे बनाते हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये यार आपका पूरा बोहर्स का मॉडल हो गया। इसका हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। चलो एक सेकंड में चेक कर लूं बैटरी चल रही है कि नहीं, क्योंकि बैटरी लो थी, पता नहीं अभी चल रही है कि नहीं, पता लगे वैसे ही बोलता जा रहा हूं, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुको फिर चलते हैं। सब सही है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ। लेक्चर काफी लेंथी हो गया वैसे, लेकिन करना तो पड़ेगा। चलो ऐसा करो, क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी हो गया, लगभग 1.5 घंटे का हो गया है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इन फॉर्मूलेस को आप अपने माइंड में रखना, इस फॉर्मूले को माइंड में रखना। इसके जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट क्लास में करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसका ही पार्ट है, बोहर्स मॉडल का ही पार्ट है। तो हम ऐसा करेंगे, पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पहले 20-25 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, है ना, 20-25 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, और अगला 1 घंटा जो है उसमें बोहर्स मॉडल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। ए बोहर्स मॉडल के आपके 3 फॉर्मूले आप याद रखना, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन, टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ईवी पर एटम में, जूल्स में बोले तो -2.18 10⁻18 जेड स्क्वायर बाय एन जूल पर एटम में, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे और बोहर्स का हमने पोस्टुलेट देख लिया। इसका कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हालांकि 3-4 क्वेश्चन लेके आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। पहले आधे घंटे में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की पूरी थ्योरी कर लेंगे, और अगले 1 घंटे में एटॉमिक स्पेक्ट्रा और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जितने भी क्वेश्चन है सारे खत्म कर देंगे, ठीक बात है। तो अगले लेक्चर में आपका बोहर्स मॉडल खत्म कर देंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डीपीपी फिर आपको अगले लेक्चर में मिलेगी, इस लेक्चर में तो मिलेगी नहीं, ठीक है। मैं सोच रहा इस लेक्चर में दे दूंगा, लेकिन हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी ही मिलेंगे, बस आने वाला लेक्चर जस्ट अभी आ जाएगा, 1 घंटे बाद फिर से मैं डाल दूंगा दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। डीपीपी नंबर 1 कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए गुड डे।